जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल यूट्यूब में हेलो एग्जाम में स्वागत है। आज से हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको हम पंचायती राज कराएंगे और यूपी स्पेशल एक दूसरे टीचर के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड हो चुके हैं और आपको पंचायती राज की क्लास अल्टरनेट मिलेगी, डेली क्लास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमको एक दिन पहले हैंड रिटन नोट बनाएंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, देन उसके बाद आपको पढ़ाएंगे और इसी तरह ही आपको यूपी स्पेशल के मिलेंगे। और जैसे ही आपके दोनों खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने सिलेबस अच्छे तरह से पढ़ लिया होगा कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 65 नंबर का, कितने का, 65 मार्क्स का आपका आना है, पंचायती राज से आना है 65 नंबर का। और 20 नंबर का आप कहाँ से आना है, यूपी स्पेशल से आना है। और 15 नंबर आपका कंप्यूटर से आना है। ठीक, ये आपके 3 सेक्शन हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है पंचायती राज सेक्शन है, क्योंकि इसमें 65 नंबर करना है। तो आपको पंचायती राज सेक्शन अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना। ठीक है, और ये हम आपको पूरी तरह हैंड रिटेन नोट्स बना के अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले पंचायती राज है क्या। पंचायती राज व्यवस्था में देखने को पंचायत क्या, स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले क्या देखते हैं, स्थानीय स्वशासन, जो कि आज के टाइम पे, जो करंट टाइम पे क्या है, जो ग्राम प्रधान ही होता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था है, जो आपको 1992 में लागू किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो वो पहले से भी चली आ रही थी, वो चीज़ आज हमको देखना है, क्योंकि जो हमारा पहले टॉपिक सिलेबस का है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें स्थानीय स्वशासन क्या होता है। क्या स्थानीय स्वशासन क्या होता है। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन जानने के लिए हम क्या, तो स्थानीय स्वशासन क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले, यानी कोई भी एरिया होगा, उस एरिया में कुछ लोग भी रहते होंगे, यानी कोई टेरेटरी होगा, वहां पर कुछ लोग निवास करते होंगे। ये क्या है, वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उस क्षेत्र विशेष में शासन कार्य का संचालन, ये क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो पंचायती राज संस्थान है, जो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर पंचायती राज संस्थान है, वो आपको स्थानीय स्वशासन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे कि जो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं वो लोकल ही चुने जाते हैं और लोकल के ही वो काम को देखते हैं, यानी वहीं के कार्यों का संचालन करते हैं, वो शासन का संचालन करते हैं। अब जैसे हम अभी एग्जाम्पल तौर पर ले रहे हैं क्या, ग्राम पंचायत। क्या ग्राम पंचायत, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। आपके गाँव में भी ग्राम प्रधान होते होंगे, कौन, ग्राम प्रधान होते हैं। जब प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें प्रधान चुना जाता है और सदस्य भी चुने जाते हैं कुछ। तो वही, तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है, जो ग्राम पंचायत है, यानी प्रधान किसके द्वारा चुना जाता है, ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई ग्राम सभा होगा, एरिया होगा, तो वहाँ पर जनता होगी, तो वही क्या, जनता यानी लोग ग्राम प्रधान को चुनते हैं और सदस्य को भी चुनते हैं। तो वही जो अध्यक्ष हो गया, प्रधान हो गया, और सदस्य, जो सदस्य और होते हैं। ठीक, तो जो करंट टाइम पे है, तो इनको वोट कौन देता है, तो ऐसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो, किसमें, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और साथ ही मतदाता सूची में नाम कब होगा, जब आपकी एज कितनी हो जाएगी, 18 या 18 प्लस से आपका एज हो जाएगी, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। फिर ग्राम सभा के ही द्वारा अपने बीच में से एक अध्यक्ष, किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा, यानी जो गांव होगा आपका, वही क्या करते हैं, एक अध्यक्ष अर्थात प्रधान चुनते हैं, तथा कुछ सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। क्या, कुछ सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है, और इन अध्यक्ष और सदस्यों का भी वहां की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, अर्थात जो आपका प्रधान होगा उसका भी, जो प्रधान कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ेगा, उसका भी नाम कहाँ होना चाहिए, का वोटर लिस्ट में होना चाहिए, अर्थात लोकल का होना चाहिए वो। जैसे आपका लोकसभा चुनाव में क्या है, या विधानसभा के चुनाव के लिए है,
तो लोकसभा के चुनाव के लिए कोई भी कैंडिडेट कहीं से लड़ सकता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और इनका अगर मूल निवास की बात की जाए तो गुजरात है। कहाँ है? गुजरात है। लेकिन इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? वाराणसी से। चुनाव कहाँ से लड़े थे? बनारस से लड़े थे। तो इसमें लोकसभा और विधानसभा में कोई कंपलसरी नहीं है कहाँ के निवासी होना चाहिए, ठीक। ऐसे वैसे राज्यसभा में है। लेकिन आपका लोकल पंचायतों में आपका कंपलसरी है कि लोकल का ही, यानी उस ग्राम सभा का बंदा होना चाहिए। शासन कैसे किया जाता है? तो शासन के लिए 3 चीज जरूरत होती है। एक विधायिका जरूरी होता है, कार्यपालिका जरूरी होता है और न्यायपालिका जरूरी होता है। ये 3 चीजों का होना आवश्यक रहता है, क्योंकि इन्हीं तीनों से शासन का निर्माण होता है। विधायिका का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव का। तो लेजिस्लेटिव क्या करती है आपका? ये कानून बनाती है। क्या है? कानूनों का निर्माण करती है। और लागू कौन कराता है? तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका लागू कराती है। क्या? कानूनों को लागू कराती है कौन? कार्यपालिका कराती है। न्यायपालिका उन्हीं कानूनों को जांच करने के लिए बैठी होती है, कानून को। जी न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो क्या कहते हैं? यही कानूनों को चेक करने के लिए, बैलेंस के लिए, देख रेख के लिए ये होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें संसद, तो संसद के क्या 3 अंग हैं? संसद के कौन कौन से 3 अंग हैं? अभी केवल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक। संसद में आपका लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। कौन? प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक। यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है, जो कि राज्यसभा आपका परमानेंट सदन होता है, ठीक है। और लोकसभा में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी संघीय मंत्री परिषद भी होता है। न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डन है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डन दिया गया है। हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट का आपका 214 से लेकर 232 तक आर्टिकल दिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट। कौन? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। उसका आपका कहाँ उल्लेख दिया गया है? 233 से 237 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। अब जो आप पढ़ रहे हैं ये किसके तहत किया गया? पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का मेन मकसद क्या था? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना था। क्या करना था? पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विकेंद्रीकरण करना मेन उद्देश्य था। इसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका मेन उद्देश्य क्या था? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे कि नीचे तक के लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकें और अपने आसपास एरिया का विकास कर सकें आसानी से। क्योंकि ऊपर से चीज छोड़ी जाती है तो हो सकता है पूरी चीज ना पहुंच पाए। अब अगर मान लेते हैं स्टेट में गवर्नमेंट ना होती, केवल सेंटर में होती, तो सांसद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो लोग ऊपर से काम करते हैं लेकिन नीचे तक पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए स्टेट हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है पंचायती राज आते, ठीक है। तो आपका इसीलिए स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया गया था। और स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय स्वशासन मतलब क्या है? स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए निर्वाचित संस्था द्वारा प्रशासन करना होता है, कि पंचायती राज संस्था है आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्योंकि हमको यही पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक हमारे यही दिया है, 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन एनालिसिस है। क्या? पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो इसको हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का। और आधुनिक को भी हम लोग 2 पार्टों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर स्वतंत्रता के बाद, यानी कि ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता फ्रीडम के बाद
कि पंचायती राज संस्थाओं को हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब पंचायत। प्राचीन भारत की बात करते हैं, किसके? प्राचीन भारत के। तो प्राचीन भारत में जो प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं उसमें उल्लेख किया गया था पंचायत का। जो प्राचीन ग्रंथ हैं संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख किया गया था पंचायत का। पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत का मतलब होता है 5 प्रबुद्ध यानी कि 5 ज्ञानी लोगों का समूह होता है, यानी जो ज्ञान पूर्ण हो, 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह होता था, जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था। ये लोग पूरी तरह से न्याय शासन व्यवस्था को कंट्रोल करते थे प्राचीन भारत में। ऋग्वेद की बात की जाए, किसके? ऋग्वेद में यानी वैदिक ईरा में तो सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में यानी पंचायत से संबंधित 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कौन सा? 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति, उसके बाद आप क्या है, विदत। इन 3 संस्थाओं का क्या है, उल्लेख मिलता है, जो कि स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। सबसे पहले हम लोग आते हैं सभा पर। किस पर? सभा पर। तो सभा क्या थी? तो सभा एक तरह से चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। क्या थी? जो आज के टाइम मान सकते हैं हम लोग लोकसभा, या स्टेट को मान सकते हैं विधानसभा। ठीक, चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। इसका कार्य क्या था? न्याय करना होता था, क्योंकि उस टाइम में शासन के तौर पर ज्यादा कुछ चीज तो थे नहीं। उस टाइम जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाते थे तो उन्हें क्या है, जो 5 थोड़ा यंग लोग होते थे, यंग यंग क्या होता, थोड़ा ओल्ड एज के, और प्रबुद्ध लोग, यंग, ओल्ड और प्रबुद्ध लोग होते थे, उन्हीं ग्रुपों में एक 5 लोग का समूह बन जाता था। वही लोग न्याय का काम करते थे। क्या क्या काम करते थे? न्याय का कार्य करते थे सभा में। ठीक, अर्थात आप लोग कर सकते हैं न्यायपालिका के एक प्रकार से काम करते थे, जो कि उस टाइम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था थे। क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण संस्था थे। अगर बात की जाए पुरुष, तो पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता था? सभ्य कहा जाता था। क्या? सभ्य। और महिला सदस्य को क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। ठीक, और इस सभा में, किसमें? इस सभा में महिलाओं का भी अधिकार रहता था, यानी मेनली हम कह सकते हैं इस सभा में महिला भी सदस्य हो सकती थे या रहती थे, कि तभी महिला सदस्य को सभापति कहा जाता था, सभापति। नहीं, यहाँ बात ही नहीं होती, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी रहती थी। अब हम अगली आते हैं समिति। किसकी बात करते हैं? समिति की। तो समिति क्या थी? ये आम जन प्रतिनिधि संस्था थे। आम तो नागरिक जन प्रतिनिधि संस्था थी। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य कानूनों का निर्माण अर्थात यह विधि विषयक कार्यों को करते थे। मेनली कानूनों का निर्माण करते थे। कानून मतलब कि अगर कोई कुछ चोरी करता था तो इसके लिए क्या दंड प्रावधान रखा जाए, कोई कुछ करता था, कोई गौ हत्या करता था तो उसके लिए क्या दंड प्रावधान रखा जाए, इस तरह के सब चीजें निर्धारित करते थे। ठीक, और समिति का काम क्या था? ये राजा का चयन एवं राजा को हटा भी सकते थे। जो समिति होती थी ये राजा को चयन भी करती थी और राजा को हटा भी सकते थे। ठीक है, और जो समिति का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक टाइम में जो समिति का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था। आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें आपको ईशान में टिक लगाना। ठीक, और इसमें भी महिलाएं हो सकती थी, इसमें भी महिलाएं हो सकती थी। ठीक, अब आते हैं हम लोग विदत में। तो ये क्या होती थी? ये धार्मिक एवं सैनिक महत्व कार्यों को करने वाली संस्था थे। किसको? मेनली धार्मिक कामों को करने के लिए एक संस्था थे, और यही सबसे प्राचीनतम ऋग्वेदिक संस्था है।
ये प्राचीनतम ऋग्वैदिक क्या है, संस्था है। अब हम लोग आते हैं प्राचीन काल में ही महाकाव्य युग। कौन सा? महाकाव्य युग के बाद देखते हैं महाकाव्य में कौन कौन सा आप लोगों को जानते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य में आप लोग को पता होगा रामायण। कौन सा? रामायण एंड महाभारत। ये दो बड़े महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण एंड महाभारत। तो रामायण आप लोग को पता होगा किसके द्वारा रचित किया गया है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, और जो करंट टाइम में फेमस है रामचरितमानस है। रामचरितमानस के जो लेखक है कौन है? श्री तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग रामायण में। तो रामायण के युग में जो रामायण पीरियड था, तो उसमें शासन को यानी प्रशासन को दो वर्गों में मेनली विभाजित किया गया है। किसमें? मेनली दो वर्गों में इसको डिवाइड किया गया था प्रशासन को। एक होता था पुर, एक होता था जनपद। दो भागों में क्या किया गया था? शासन को डिवाइड किया गया था पुर और जनपद में। और यहीं पर राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी। क्या? जाति पंचायत भी होती थी। क्योंकि आपको पता है जाति व्यवस्था आपका ऋग्वेद में ही वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो कि 4 भागों में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यहीं पर आपको ऋग्वेद में ही आपका वर्णन मिल जाता है किसका? वर्ण सिस्टम का। तो अब हम तो लोग आ गए हैं रामायण पीरियड पर। राज्य में क्या एक जात पंचायत होती थी, और क्या होता था? और उसके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता था, जो कि आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 15%, उसी तरह वहां भी मिनिस्टर बनाए जाते थे, तो उनका भी हिस्सा एक जात पंचायत का सदस्य बनता था। इसी तरह हम लोग महाभारत टाइम के देखें तो महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। कौन? वेद व्यास। वेद व्यास को कहा जाता है महाभारत के रचयिता। रामायण बात की जाए तो रामायण में टोटल 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। ठीक, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा मेनली। महाभारत में आपका 18 पर्व हैं, 2000 अध्याय हैं और 1 लाख श्लोक हैं। कितने? 1 लाख इसमें श्लोक हैं। और महाभारत में जो प्रशासन का वर्णन किया गया है तो शांति पर्व में किया गया है। कहाँ पर? शांति पर्व में किसका वर्णन किया गया है? पंचायतों का वर्णन किया गया है, जिसमें जनपदों क्या किया गया है? जनपदों के ग्राम स्वशासन एवं पंचायत गठन एवं निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। किसका किसका किया गया है? तो जनपद हो गए, वहां पर ग्राम स्वशासन का यानी गांव में स्वशासन कैसे करना है एवं पंचायत गठन कैसे करना है और निर्वाचन का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इन चीजों क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। जो महाभारत टाइम पीरियड में जो प्रमुख पंचायत अधिकारी होते थे वो कौन कौन होते थे किस टाइम पे? महाभारत पीरियड पर, यानी जो महाभारत टाइम है उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम में जो मेन ग्राम पंचायत अधिकारी होते थे तो ग्रामीणी हुआ करते थे, ग्राम योजक हुआ करते थे, सभापति एंड पुरोहित। ये 4 मेनली ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ करते थे। कौन कौन से? ग्रामीणी, ग्राम योजक, सभापति एंड पुरोहित। ठीक है, इनका वर्णन कैसे किया गया है? महाभारत के अनुसार ही बात की जा रही है। ठीक है, किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार। तो ग्रामीण किसे कहा जाता था? तो सबसे नीचे होता था ग्राम, तो ग्राम को कहा जाता था ग्रामीण कहा जाता था। उसके बाद 100 ग्रामों का समूह यानी जो 100 गांव का समूह होता था उन्हें क्या कहा जाता था? दसाई कहा जाता था। 10 ग्राम का समूह क्या कहलाता था? दस है। 20 ग्राम का समूह क्या कहलाता था? तो कहलाता था 20 से अधिपल्ली। क्या कहलाता था? 20 से अधिपल्ली कहलाता था। और 100 ग्राम जो 100 गांव होते थे उनके समूह क्या कहलाता था?
सतग्राम अध्यक्ष कहलाता था। क्या? सतग्राम अध्यक्ष। सत मीन्स 100 होता है संस्कृत में, सतग्राम अध्यक्ष होता था। ठीक। और 1000 ग्रामों का समूह, तो 1000 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? सतग्रामपति कहलाता था। सतग्रामपति कहलाता था। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था? स्थानीय स्वशासन को संचालित किया जाता था। क्या किया जाता था? स्थानीय स्वशासन को संचालित किया जाता था। और ग्रामों से कर एवं राजस्व की भी वसूली किया जाता था। स्थानीय स्वशासन को संचालित, अर्थात जैसे आज के टाइम पर प्रधान है, संचालित करते हैं। ग्रामों से कर एवं राजस्व की वसूली करते थे, क्योंकि अब शासन को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होगी। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर पैसा नहीं आएगा, कर नहीं लेंगे, तो कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे? रोड पर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो गया, तो कहाँ से करेंगे? तो उस टाइम क्या था? हथियार रखे जाते थे युद्ध के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए काम किया जाता था। तो इन सब के लिए कर इकट्ठा किया जाता था। कर एवं राजस्व की वसूली की जाते थे। और ग्रामों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी रहता था। तो जब कर वसूलेंगे, राजस्व लेंगे, तो उनका रक्षा की भी उत्तरदायित्व लेंगे। जैसे आज के टाइम पे है, पुलिस आपके लिए क्या रहते हैं? रक्षा देती है। वैसे उस टाइम भी जो होते थे स्थानीय स्वशासन के अध्यक्ष, वो लोग भी ग्राम की रक्षा के लिए उत्तरदायित्व हुआ करते थे। तो आज की हमारी ये डेमो क्लास थी। क्या थी ये? डेमो क्लास थी। आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो हम कंटिन्यू आपको अल्टरनेट डेज पर एक क्लास डेली एक एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आएंगे। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।